सो क्लास 8 रिएक्शन विद वाटर हमको आज पढ़ना था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। कल हमने ऑक्साइड्स पढ़ा था, उसके बाद हमने ये देखा था कि मेटल्स के ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या नेचर उनका रहता है, बेसिक नेचर रहता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमको कौन सा देते हैं? सॉरी, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हमको क्या देते हैं? एसिडिक नेचर देते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड हमको बेसिक नेचर देते हैं जब उनको पानी में घोला जाता है। तो रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। इसमें सबसे पहला मेटल आता है सोडियम। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव. It vigorously reacts with oxygen and water. A lot of heat is generated in this process, in this reaction. That is why it is stored in kerosene. देखो, पानी और हवा के साथ बहुत तेज से रिएक्शन करता है सोडियम, इसलिए हम सोडियम को नॉर्मली स्टोर ऐसे नहीं कर सकते हैं, किसी डब्बे में रख दिया, ऐसा नहीं। सोडियम को स्टोर करने के लिए केरोसिन का यूज़ किया जाता है। केरोसिन के अंदर, क्योंकि केरोसिन में क्या है, ना तो वाटर है ना उसमें हवा पास हो सकती है, तो इसलिए केरोसिन में इसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम के साथ बहुत स्पेशल केयर की जरूरत है, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है। एकदम से इसमें इट कैचेस फायर, एकदम से आग लग जाती है। तो करना क्या है, एक ग्लास टम्बलर लेना है जिसमें हाफ फिल्ड विद वाटर, और एक सोडियम को केयरफुली कट करना है, उसको सुखाना है, फिल्टर पेपर में रैप करना है पीस ऑफ कॉटन पे, और पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम द बीकर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शन है। व्हेन बीकर रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, तो क्या होगा? हमको गर्म महसूस होगा। टेस्ट द सोडियम विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा कि बेसिक मिलेगा? क्योंकि वो क्या है, मेटल है, तो मेटल का सॉल्यूशन बेसिक मिलेगा। ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलाएगी, जिसमें भी ऑक्सीजन आता है। अभी आप इतना ही समझेंगे कि ऑक्सीजन यानी कि ONH जिसमें आएगा, जिस कंपाउंड में, उसका नेचर बेसिक होगा। केवल हाइड्रोजन होगा तो उसका नेचर मोस्टली एसिडिक रहेगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो OH आयन देते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। We observe that sodium reacts vigorously with water. Some other materials do not do so. जैसे आयरन, आप आयरन को अगर पानी में डाल दोगे तो आपको कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसको बहुत टाइम तक पानी में ही रहने देंगे तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, यानी कि रिएक्शन तो होगी बट बहुत स्लो रिएक्शन होगी। इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव विद वाटर, आर नॉट स्टोर्ड इन। तो ऐसे जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे बी रिएक्टिव विद एयर। अच्छा, मेटल्स को तो हम पानी में रख नहीं सकते थे, कुछ मेटल्स ऐसे हैं इनको पानी में रखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो हवा से बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, जो हवा के साथ रिएक्ट कर जाते हैं लेकिन पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे नॉन मेटल्स को हम पानी में स्टोर करके रखते हैं, जैसे फास्फोरस। फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। हवा में आते ही क्या करता है वो? उसमें आग लग जाती है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम पानी में रख देते हैं to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, भी ध्यान रखने वाली बात है। पानी में भी एक डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है,
तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको पानी में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो हमने अलग अलग चीज़ें देखी, सोडियम जिसको हम पानी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, और फास्फोरस जिसको हम पानी में स्टोर कर सकते हैं। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो ये इनकी रिएक्टिविटी विद वाटर है। इसकी बाकी डिटेल्स जो होंगी बहुत डिटेल में है चैप्टर, जो हायर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। अब पढ़ते हैं रिएक्शंस विद एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What would the pop sound in some cases be due to the burning of matchstick is brought near the mouth of the test tube? You must have found that non-metals generally do not react with acids. Non-metals acid के साथ ज़्यादातर react नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर, डिजॉल्व नेचर ही एसिडिक होता है। ठीक हो गया। बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं कौन? मेटल्स। मेटल्स क्या बनाते हैं पानी के साथ? देखो ज़्यादातर जो हम लोग ये बनाते हैं, HCl हमने बनाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें क्या करा हमने, क्लोरीन गैस को पानी में पास किया। क्लोरीन गैस क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल को हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजन गैस पानी में पास किया, तो उसमें वो डिजॉल्व हो गई और बना दिया HCl, एसिड बना दिया। अब एसिड रिएक्ट किससे करेगा? बना किससे? नॉन मेटल से बना है, तो वो मेटल से रिएक्ट करेगा। तो जनरली क्या है, ये जनरल टर्म्स में है, बाकी कंडीशंस अलग होती हैं। बट ओके, एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है ये पॉप साउंड के साथ जलती है। अच्छा, इसका प्रयोग करने के लिए हम करते क्या हैं कि हाइड्रोजन गैस को, इसमें कोई एग्जांपल, पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें क्या होगा, कैसे कर सकते हैं इसको हम? हमने एक टेस्ट ट्यूब में अगर हमने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी, सपोज हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराई किसी मेटल की, किसी एसिड की, तो उससे हाइड्रोजन गैस में, इस हाइड्रोजन गैस को क्या करो, एक इस हाइड्रोजन गैस को सब एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सपोज ये यूट्यूब, ये क्या आपका ट्यूब है, इसमें से आपने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाई। इसको क्या करेंगे हम, इस हाइड्रोजन गैस को एक वाटर टम्बलर में डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सोप वाटर डाल दो, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या होगा, जब पानी यहाँ से, तो पानी के क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे। बुलबुले के अंदर कौन सी हवा गैस भर जाएगी, हाइड्रोजन भर जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो ये खुद ही उड़ के बाहर जाएगी। तो इन बुलबुलों को हम एक मैच स्टिक्स ले जाएंगे यहाँ पर जलती हुई, या कैंडल ले गए, और कैंडल इसके पास ले आएंगे तो ये फटेंगे, तो ये पॉप साउंड के साथ फटते हैं। तो ये हाइड्रोजन का टेस्ट भी होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक को हटाओ, उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा। जैसे जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन देखें, तो अगर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आगे क्लासेस में बहुत पढ़ेंगे हम इसको। Zn प्लस H2SO4, मान लो ये एक रिएक्शन हो रही है कि H2SO4 क्या एसिड, उसमें हमने एक मेटल डाल दिया जिंक। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनेगा ये, इसको डैश के साथ दिखाते हैं। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि एनवायरनमेंट में उड़ जाएगी, और Zn किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ। तो क्या बनाएगा, ZnSO4। इस तरह की रिएक्शंस क्या कहती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। कॉपर सल्फेट एंड आयरन, Cu Fe प्लस CuSO4 क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस C। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को हटाया, अपना सल्फेट बनाया। ठीक, तो ये रिएक्शंस छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। टेक 5 ml of 100 ml beakers with level ABCD, take 50 ml of water in each beaker,
डिजॉल्व इन ईच बीकर टी स्पूनफुल एज इंडिकेटेड। अब क्या इंडिकेटेड है यहाँ देखेंगे, इसमें दिख भी नहीं रहा है, सब 100 ml 100 ml 100 ml के हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, बीकर ए में है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, दूसरे बीकर में है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तीसरे बीकर में है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और चौथे बीकर में है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, और पांचवें बीकर में है जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो ये 5 बीकर्स हैं, इसमें होने वाली रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना होता है कि क्या इनके कलर में चेंज हो रहा है या इनमें किस तरह के चेंजेस समय के साथ आ रहे हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया था, एक्वस सॉल्यूशन, अब ये एक और वर्ड आया आपके लिए, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस माने बना है एक्वा से, AQUA, एक्वा, एक्वा माने वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का जब भी एक्वा सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब ये है कि उसमें पानी वाटर कंटेंट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। एक होगा, दूसरा एक और वर्ड आएगा मॉल्टन, MOLTEN, मॉल्टन सॉल्यूशन। मॉल्टन सॉल्यूशन का मतलब है उसको हमने पिघला दिया हुआ है, उसको हमने पानी में नहीं घोला है, उसको हमने पिघला दिया, तो ये हो जाएगा मॉल्टन सॉल्यूशन। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर हटा, उसकी जगह पर जिंक आ गया और कॉपर बाहर हमको मिल गया। तो कलर क्या होने लग गया, पहले कलर क्या था उसका, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो बीकर का कलर पहले ब्लू था और धीरे से क्या किया उसने, जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट होता है कलरलेस और कॉपर का कलर होता है रेड। इसका मतलब अब कलर चेंज होने लग जाएगा, किसमें, रेड में होने लग जाएगा। तो इसका मतलब जब कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन में हम देखेंगे कि ब्लू कलर रेड में चेंज होने लग गया है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस शुरू हो गई है। इसी तरह से बीकर में होने वाली रिएक्शंस को भी आप लिख सकते हैं। बीकर सी में हमको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा क्योंकि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। बीकर सी में क्या हो रहा था, बीकर सी में क्या हो रहा था, जिंक सल्फेट कॉपर है, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आपको अगर सीखनी हो तो आप नेट में सर्च कर लें या फिर मैं आपको दे दूंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो ऊपर वाले जो होते हैं सीरीज के टॉप में जो होते हैं वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये रिएक्शंस नहीं होंगी। और इसी तरह की रिएक्शन नहीं होंगी डी एंड ई में भी, क्योंकि अगर कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, हम यहाँ पर फिर से एग्जांपल बनाते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में रिएक्शन हो रही है, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, तो ये रिएक्शन अगर हो रही है तो इसकी रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की रिएक्शन नहीं होगी। इसको आपको याद रखना है, अगर एक रिएक्शन आपको पता है कि हो रही है तो इसकी उल्टी रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये रिएक्शन, इसीलिए ये रिएक्शन बन के ये रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके ये रिएक्शन नहीं देंगे। इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती है। आगे जाके हम देखेंगे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक रिवर्सिबल है नॉन रिवर्सिबल, अगली क्लासेस में। तो ये है नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे।